फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग बता सकते हैं ये कब का क्वेश्चन पेपर है? जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पर टाइम भी लिखा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए, रीमा, फातिमा, मायरा, सब लोग लाइव आ जाइए क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको आई थिंक दिख रहा होगा प्रॉपर, सब लोगों को ध्यान से देखिएगा जरा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक बारी जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को प्रॉपर विजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर प्रॉपर विजन आ रहा है तो क्या हम लोग स्टार्ट करें? ध्यान से देखिए, 28 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने, जहां पर जो सब्जेक्ट हिस्ट्री था उसमें पूछे गए क्वेश्चन, लेकिन यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 1। तो जरा सब लोग एक बार लाइव आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं 28 फरवरी लेटेस्ट पेपर, मतलब सोचिए जो कहीं मिल नहीं रहा वहां पर वो क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। जल्दी से लाइव आ जाइए और देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। जिन्होंने लास्ट क्लास हमारी नहीं अटेंड करी थी वो लोग भी देख सकते हैं। 28 फरवरी 2023 हिस्ट्री का पेपर, लेकिन हम यहाँ पर सॉल्व कौन सा करने वाले हैं? पेपर 1। हम यहाँ पर पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कई बच्चों का डाउट था कि मैम पेपर 2 तो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जो पेपर 1 है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे स्क्रॉल करके इसको जो 100 क्वेश्चंस हैं उसको स्किप करना है। 100 क्वेश्चन इसके स्किप कर जाओगे, आपको पेपर 1 दिखने लगेगा। तो देखते हैं डीआई के क्वेश्चन कैसे आए थे। जो लोग देखना चाहते हैं डीआई के क्वेश्चन, भाई डीआई से सबको बहुत डर लगता है। डीआई के क्वेश्चंस का नाम आते ही ये होता है, अरे भाई साहब कैसे क्वेश्चन आए होंगे एग्जाम में। तो देखते हैं भाई जल्दी से, यहाँ पर पहला ही डीआई का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। भाई एक मिनट रुको जरा सा, आई थिंक निकल तो नहीं गया। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर 73, यानी 73 क्वेश्चंस निकले। कुछ लोग इससे चेक कर रहे थे, उससे चेक नहीं करना है, आपका क्वेश्चन नंबर से आपको आंसर की को चेक करना है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं हम लोग। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो एनटीए का इस बार आया है आपका। एनटीए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2 आरसी आती है पेपर 2 में, ये याद रखिएगा। 2 आरसी आपके पेपर 2 और 1 आरसी आती है आपके पेपर 1 में। तो ये देखिए आ गया है आपका डीआई का क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हिस्ट्री के पहले दिए गए थे, बट क्योंकि हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 के क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, डीआई सबसे ज्यादा हम लोगों को लगता है कि कैसी आती है, तो इस बार 28 फरवरी को कैसी आई है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया था, लैंग्वेज वाइज फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स। ठीक है, यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग पूरा डेटा दिया। हालांकि ये मैं थोड़ा सा आपको बाद में सॉल्व करवाऊंगी, अदरवाइज मुझे पता है आधे से ज्यादा लोगों ने गायब हो जाना है क्लास से। देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि आप लोग को देखना जरूरी है। थैंक यू नगमा, राजपूत, पूजा, गुरुजी, नगमा, राम कुमार, समीर। ठीक है, अब डीआई के क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करके ये देखिए, डीआई के क्वेश्चन कैसे आते हैं टेबल में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुझावित उत्तर सर्वाधिक रूप से बोली जाने वाली 7 भाषाओं की प्रथम भाषा के वक्ताओं के उस अंश से सर्वाधिक निकटता से प्रतिनिधित्व करता है जो स्पेनिश या फ्रेंच के वक्ता है? और उसमें भी उसका डेटा अलग अलग दिया हुआ है, यानी यहां से आपको पूरा डेटा निकालना है, टोटल कितने लैंग्वेज आप जानते हो और उससे। बाई गॉड, मस्त एकदम आई थी हिस्ट्री वालों में यहाँ पे। तो चलो एक क्वेश्चन और आगे, थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं अभी। थ्योरी का आ जाओ भाई। क्वेश्चन हमने कौन सा लास्ट टाइम किया था, याद है कि भूल गए? जरा देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो अभी क्योंकि जून का एग्जाम आने में टाइम नहीं है, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, अब जून के लिए थ्योरी क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी बहुत जल्दी ही। आपको मैं इस चीज के बारे में बताऊंगी कि कब से मैं शुरू कर रही हूँ। एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही आपको ये गुड न्यूज मिलेगी। तो जून 2023 के लिए भी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, बट उससे पहले आपने क्या करना है, अपना सिलेबस उठा लेना है, आपका जो पैटर्न है उसको देखना है, आपके जो पीवाईक्यू है लेटेस्ट उसको देखना है। अगर ये तीन चीजें आपने कर ली तो आपको आगे जाकर कोई भी इशू नहीं आएगा। सुनाई नहीं दे रहा, मेरी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। OMG, मुझे लगता है मैं माइक लगाने भूल गई, इसीलिए नहीं आ रही थी मेरी वॉइस। अभी देखो जरा, मेरी वॉइस आ रही है? आई होप कि अब मेरी वॉइस आ रही होगी। एक बार कंफर्म करो तो फिर हम आगे बढ़े। ध्यान से देखो, निवि, देवराम, निधि, ध्यान से। अब प्रॉपर आ रही है आवाज मेरी? ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1, और पूछा था इसका आंसर। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है, जरा इसका आंसर बताइए जल्दी से। आ रही है? अब सही है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका थ्योरी का, 5 क्वेश्चन आपके हो गए DI के। अब थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा था, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी जल्दी बताते चलो। ये मैंने करवाए हुए क्वेश्चन है। एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे कि पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पक्षियों के मध्य भेद करना सीखता है और बाद में उसकी एकल अवधारणा निर्मित करता है। तो इन विभेदित अवधारणा को एक करके क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड जॉब। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सामान्यकरण, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। फिर था आपका, Which of the following curriculum development model comes under non-technical, non-scientific model? कौन सा पाठ्यचर्या विकास मॉडल गैर तकनीकी, गैर वैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत आता है? टाबा मॉडल, हंकिन डेवलपमेंट मॉडल, डूडलेट्स मॉडल और ओपन क्लासरूम मॉडल। अब आप कहोगे मैम क्या पेपर 1 ही है ये? रियली ये पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। इसके बारे में कौन कौन जानता है? अभी क्लियर है? वेरी गुड। 28 फरवरी को यहां से ये जो मॉडल है, अगर अब आए हैं इसका मतलब इनसे फिर से दोबारा भी क्वेश्चंस आएंगे। तो टाबा मॉडल क्या चीज है, ओपन क्लासरूम, आपका जो है हॉकिन, गुडलैंड मॉडल, इन सबको भी पढ़ना जरूरी है। इस क्वेश्चन का सही है, क्वेश्चन नंबर बेटा जरूर लिखो, ये थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओपन क्लासरूम मॉडल। क्वेश्चन नंबर 2, मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल गैर तकनीकी, गैर वैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत आता है। पाठ्यचर्या विकास मॉडल मुक्त कक्षा यानी ओपन जो क्लासरूम है उसको हम उसमें काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी बताते चलिए जरा। Dash is a digitized collection of artifact, resources and accomplishment of an individual or group that form part of personal online spaces called as a digital learning platform. किसी व्यक्ति अथवा समूह की कलाकृतियां, संसाधन, उपलब्धियों का डिजिटल संग्रह जो कि व्यक्तिगत ऑनलाइन स्थान निर्मित करते हैं, वे डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म क्या कहलाते हैं? ATM, ई पोर्टफोलियो, डिस्कोर्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस या कैलिब्रेंट? हिंदी इंग्लिश में देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। मैं अच्छी हूं भारती? क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है? देवराम एक बारी वीडियो की सेटिंग पे चेक कर लो कि आप लोगों को वीडियो कौन सी सेटिंग में बेटर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जब आप डिजिटल रूप में अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख रहे हो, है ना, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो, डेट इज, बच्चे इसमें अगर आप लोग हो गए ना, होशियार हो गए ना आप, बेटा आपको ये एनटीए हिला नहीं पाएगा। ई पोर्टफोलियो इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, डिजिटल संग्रह किसमें करते हैं? ई इलेक्ट्रॉनिक चीज पहले ही हमें पता है, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं अब हम लोग। चलिए, ये भी मैंने करवाया था,
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। जैस्मिन ने अपने रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला में अपनी प्रयोगशाला परीक्षा के समय 5 मिलीलीटर की जो पिपेट होती है, जो नली होती है जिसमें कि हम अपना केमिकल चेक करते हैं, उसने क्या किया, उसका प्रयोग किया, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं आया। उसने क्या किया, अपनी फ्रेंड है जो रंजीता, उसकी हेल्प ली और उसके बाद उसको सफलता मिली। इस तरीके का उदाहरण किस चीज के बारे में बताता है? एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम्स, एसिमिलेशन या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन कहां से है आपका? लर्निंग थ्योरी से। मैं आपको 100 बार कह चुकी भाई, लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन आपके आते हैं और वहीं से है ये क्वेश्चन। वाइगोत्स्की, वेरी गुड ज्योति। किसका मॉडल है ये? वाइगोत्स्की का ZPD मॉडल। और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में ZPD से रिलेटेड, वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र, यानी हम अपने आसपास की चीजों से क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, है ना? क्या होता है ये सिद्धांत, कोई बताएगा इसका? है ना? पहले उसने अपने आप से ट्राई करने की सोची, लेकिन जब अपने वो पीयर ग्रुप या अपनी फ्रेंड से साथ मिल करके जब उसने दोबारा ट्राई किया तो उसको सफलता मिली। ये क्या होगा? समीपस्थ विकास क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा लर्निंग थ्योरी का क्वेश्चन। जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें लर्निंग थ्योरी सबसे ज्यादा आती है और वहीं से अब ये क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। बंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। नमस्ते लालमन, फटाफट आप लोग आंसर करते चलो, ये क्वेश्चन हो चुका है। अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने कि आप लोग आज 28 फरवरी का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो और सॉल्व कर रहे हो। टाइम नहीं बचा है, 2.5 महीना बचा है और 2.5 महीने में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट भी करने हैं, थ्योरी भी करनी है और एमसीक्यूज भी करने हैं। कौन सा प्रेक्षण अधिगम बंडूरा के अधिगम संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणामों में से तत्व है? एक। वेरी गुड गुरुजी, कराटे गुरुजी। व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस, यानी जो सीखने वाला लर्नर है वो किसी के असिस्टेंस के साथ में या फिर वो अकेले में वो कैसे परफॉर्म करता है, वो सारी चीजें किस में आती हैं? आपकी पिछली वाली थ्योरी में आती है, वाइगोत्स्की का ZPD मॉडल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी ध्यान, ध्यान के बाद प्रतिधारण, प्रतिधारण के बाद प्रोडक्शन और लास्ट में आती है मोटिवेशन। यानी जब आप बढ़िया काम करते हैं तो लास्ट में आपको क्या मिलता है? मान लीजिए लास्ट में आपको कहा गया कि प्राइज मिलेगा या कहा गया JRF का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो एक तरीके का क्या हो गया? मोटिवेशन ही तो हो गया। जब आपसे कहा गया JRF का जो पैसा है वो आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या होता है फिर? इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है कि नहीं होता है? किसको किसको इंटरेस्ट आता है फिर? सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? अल्बर्ट बंडूरा की। गाइस एक चीज याद रखिए, प्लीज कोई भी बच्चों वाले काम नहीं करेगा। जो क्वेश्चन है वो तो है ही है, जो आंसर है वो तो मैं बता ही रही हूं, बट आप अब मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? एक्स फैक्टर, यानी कि उस टॉपिक के बारे में आप और क्या जानते हैं, आपको भी बताना है। आप आगे जाएंगे PhD इंटरव्यू देने, आप आगे जाएंगे कहीं जॉब करने, वहां पर अगर आपसे क्वेश्चनिंग होगी तो आप कैसे आंसर करेंगे? ये प्लेटफॉर्म तो ऐसा है, खुला खेलो, है ना? कोई आपको रोक टोक नहीं है, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप गलत लिख रहे हो या गलत बोल रहे हो। राधे कृष्णा जी, समझ आ रही है बात? तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है बोलने की, जो भी चीज नहीं समझ में आती है उसको समझने की, ठीक है? अगला क्वेश्चन, जो पता है उसके अलावा बताना। अब
क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी, ये कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च के बारे में क्या सही है यहाँ पे? अप्लाइड, फंडामेंटल, जल्दी से पढ़ो। पढ़ लिया क्वेश्चन? हिंदी में देखो जरा इसे। अनुप्रयोगात्मक शोध सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंधित होता है और मूलभूत शोध का उद्देश्य समाज की किसी तात्कालिक समस्या का समाधान करना है। वेरी गुड जॉब निवेदिता भारती। सबसे पहले कहते हैं बाज की नजर होनी चाहिए आपके अंदर। बाज होता है ना, उसकी जो नजर होती है ना, अपने गोल पे होती है। कोई भी चीज होगी उसको सबसे पहले दिखाई देगी। सेम चीज आपने करनी है, क्वेश्चन को पढ़ो और तुरंत आंसर करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि मूलभूत शोध में सिद्धांत का प्रतिपादन से संबंधित होता है, सामान्यीकरण आता है मूलभूत में। और अगर हम बात करें अनुप्रयोगात्मक, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जहां पर हम तात्कालिक समस्या का समाधान करते हैं। बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। आ रही है बात समझ में? अप्लाइड रिसर्च जहां पे हम किसी चीज को अप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम आई, हमने अप्लाई किया, उस प्रॉब्लम को दूर किया। मूलभूत शोध जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें किस चीज के लिए है? सिद्धांत डेवलपमेंट के लिए, यानी वहां पर आप सामान्यीकरण कर रहे हो, जनरलाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7। When a set of possible answer to select for a question is given to a respondent, it is called open-ended, classical, filtered या fixed choice। जब किसी उत्तरदाता को किसी प्रश्न के लिए संभावित उत्तर के चयन के लिए सेट दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? हमें पता है उसका आंसर फिक्स्ड है। एनटीए को पता है, एनटीए आपके पास ऐसे क्वेश्चन डालेगा जिसमें से उसको पता है कि आप या तो ए को सेलेक्ट करोगे या बी को या सी को या डी को, है ना? इन्हीं चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे ना, तो ये क्या होते हैं? फिक्स्ड चॉइस क्वेश्चन, यानी इसी में से ही आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग से आपसे पूछ लेगा। तो एनटीए का एक एग्जांपल दिया है और आपको बताया है कि फिक्स चॉइस क्वेश्चंस के आंसर कैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फिक्स्ड निश्चित विकल्प वाले, जहां पे आपको पता है कि हाँ इन्हीं में से कोई आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोडिंग शेड्यूल इज यूज्ड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग शेड्यूल इज यूज्ड इन। थैंक यू राजपूत। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते जाओ, समझते जाओ, और बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है, सबको आएगा। कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किसमें किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विषय वस्तु विश्लेषण। कोडिंग शेड्यूल किसमें करा जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण, यानी कि कंटेंट एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, आंसर करिए। When a sample is chosen because it is available to the researcher, it is known as। हिंदी में देखो इस क्वेश्चन को।
जब किसी प्रतिदर्श का चयन इसलिए किया जाता है कि ये शोधकर्ता के लिए उपलब्ध है, तो इसे कौन सा प्रतिचयन कहा जाता है? जब हमें पता है कि कोई चीज हमारे लिए अवेलेबल है, जब हमें पता है कि जो हमारे लिए अवेलेबल है डेट इज कौन सा हो जाएगा? कन्वीनियंस, यानी कि सुविधाजनक, जो मुझ हमें आराम से मिल जाएगा, जो चीज उपलब्ध है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? सुविधाजन्य। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में है और कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं। A spurious relationship can be there when a relationship appear to exist between two variables. The relationship between two variables is always direct without any scope for an intervening variable. क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़िए, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर 2023। हिंदी में देखिए इसे। जब दो चरों के बीच में कोई संबंध प्रतीत होता है तो यह मिथ्या संबंध हो सकता है। दो चरों के बीच संबंध हमेशा प्रत्यक्ष होता है और इसमें किसी भी अंतर्विधि चर की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आंसर करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहां पर पहला सही और दूसरा गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब दो चरों के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है तो यह मिथ्या संबंध भी हो सकता है, और दो चरों के बीच संबंध हमेशा प्रत्यक्ष हो यह जरूरी नहीं, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। इसमें किसी अंतर्विधि चर की आवश्यकता या गुंजाइश नहीं होती, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म एनालॉग मीडिया इज primarily derived from। एनालॉग मीडिया का क्या मतलब होता है? अब आप लोग मुझे बताएंगे एनालॉग मीडिया होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 11, एनालॉग मीडिया में क्या चीज आती है? जब हमें किसी को वॉइस कन्वे करनी हो, किसी को डेटा सेंड करना हो, किसी को सिग्नल देना हो, किसी को वीडियो इंफॉर्मेशन देनी हो, और उसके लिए हम सिग्नल का यूज करें, एनालॉग ट्रांसमिशन का यूज करें, तो वो क्या होती है? एनालॉग मीडिया। और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, डिजिटल सिग्नल के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। एनालॉग मीडिया में यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका सुनना, जहां पे आप किसी को मैसेज कन्वे करते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो, ये सारी चीजें किस में आती हैं? एनालॉग मीडिया में। क्वेश्चन नंबर 12, मीनिंग इन कम्युनिकेशन गो बियॉन्ड। कम्युनिकेशन में देखिए कैसा क्वेश्चन आया आपके सामने। कम्युनिकेशन, यहां पर ये जो PYQ है ना, ये PYQ नहीं है, ये आपका लेटेस्ट पैटर्न है जो मैं आपको दिखा रही हूं। इसी के ही आधार पर जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो थ्योरी क्लासेस होंगी, मैं इन्हीं के आधार पर ही बनाने वाली हूँ। यानी हमारी जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगी, ठीक है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए।
एनालॉग में वास्तविक आवाज या चित्र अंकित होता है, जबकि डिजिटल में वही बाइनरी संकेत होता है जिसे चलाने के बाद वो आवाज या चित्र में परिवर्तित होता है। वेरी गुड भारती, और भारती के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड, भारती के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि उसने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही आपको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको अपना एंड्रॉइड फोन से उठाना है डिस्क्रिप्शन, उठा लो। आपको कॉपी से देखना है आंसर, देख लो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू किस बात की है कि आपने आंसर करना है, ठीक है। समझ आ गई बात। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, संप्रेषण में अर्थ किससे परे चला जाता है? लेक्सिकल सेमेंटिक, लेक्सिकल सेमेंटिक, शब्द से परे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। डेट हैव इम्प्लीकेशन बिकॉज ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। बिना पढ़े अगर मान लो चलो जून के एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया, तब आप क्या करोगे? हिंदी में देखो जरा। प्रौद्योगिकी अभिसरण के कारण निहितार्थ होते हैं, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संप्रेषण संदर्भ। ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण पेशेवरों का कार्य और संप्रेषण संगठनों की संरचना, ठीक है। ये आपका 28 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर याद है, भूल गए? क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अभी तो हमने डीआई नहीं उठाई है भाई, अभी डीआई उठाएंगे तो पता नहीं क्या होएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, आंसर करिए। मीडिया के फंक्शन दिए हैं और ऑब्जेक्टिव दिए हैं, आंसर करिए। मीडिया के फंक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। 11 मार्च को जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में भी बिल्कुल बिल्कुल शीतल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने क्वेश्चन पेपर प्लीज टेलीग्राम पर शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मैं आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर करवा सकूं। ये क्वेश्चन पेपर किसी ने नहीं करवाया है जो आज मैं आपको करवा रही हूं। 28 फरवरी 2023, टाइम नहीं बचा है। अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएं तो प्लीज अपने क्वेश्चन पेपर मुझे टेलीग्राम पे सेंड करें। निगरानी, सहसंबंध, अधिप्रचार, सांस्कृतिक प्रेषण, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सर्विलांस क्या होता है? मैचिंग है भाई, मैचिंग। हिस्ट्री वालों के एग्जाम में आया है ये। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। निगरानी, जिसे हम सर्विलांस कहते हैं, सूचना की आपूर्ति होती है। सह संबंध, व्याख्या। अधिप्रचार हो गया जनमत को प्रभावित करना। सांस्कृतिक प्रेषण क्या चीज होती है? सुख प्रदान करना। ये जितने भी क्वेश्चन है सबने बहुत ध्यान से लिखना है, समझना है, ठीक है। अपने अपने क्वेश्चन पेपर प्लीज मेरे को सेंड जरूर कर देना, जिससे कि मैं वो क्वेश्चंस भी आपको करवा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट है द सेमियोटिक अप्रोच कंसिडर कम्युनिकेशन एज प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। द प्रोसेस अप्रोच लुक एट कम्युनिकेशन एज अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा नंबर है ये जरा बताना तो।
कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मैं क्वेश्चन नंबर भूल गई हूं। हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को। संकेत परक उपागम में संप्रेषण को उत्पादन और अर्थ विनिमय के रूप में माना जाता है। प्रक्रिया उपागम संप्रेषण को संदेशों के प्रेषण के रूप में मानता है। क्वेश्चन नंबर 15। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, क्या लगता है सही आंसर? जब आपको पॉजिटिविटी दिखे क्वेश्चंस में, जब भी आपको पॉजिटिव दिखे क्वेश्चन में कि हाँ भाई लग रहा है कि दमदार क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे उसमें दोनों पे ही कहो कि यस ट्रू है। संकेत परक उपागम में संप्रेषण को उत्पादन अर्थ के विनिमय के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही। प्रक्रिया जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, उपागम संप्रेषण को संदेशों के प्रेषण के रूप में मानता है, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 16, OMG, क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ गया है। किसका क्वेश्चन है ये? मैथमेटिक का। OMG, अब क्या करें, क्या करें? क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है? एक व्यक्ति एक बॉन्ड में 5,000 का निवेश करता है। उसे चक्रवर्ती ब्याज प्रथम वर्ष में 4% वार्षिक दर से, दूसरे वर्ष में कितना? 5%, तीसरे वर्ष में 10% वार्षिक दर से मिलता है। तो तीसरे वर्ष की समाप्ति तक उस व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? क्या करेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला लगाएंगे, A इक्वल टू पी यानी जो आपका प्रिंसिपल है, जो अमाउंट है, 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100 कर दो। ठीक है, R1, फिर एक कर दो, क्या करेंगे? 1 प्लस दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे और सेम चीज करेंगे तीसरे के साथ में, यानी कि 1 प्लस जो तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे आप पुटअप करना है। अब क्या करना है जल्दी बताओ भाई। A इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 5,000, 5,000 का निवेश किया। ठीक है, 5,000 का निवेश किया। पहला क्या है? 1 प्लस, पहला है 4%, दूसरा कितना है? 5%। ठीक है, तीसरा कितना है? 10%। बस इसको निकाल लीजिए, जल्दी से इसको निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? सॉल्यूशन निकालिए, 100 इंटू 1 कर दो प्लस 4, यानी 100 एकम 100 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 104। 104 बटे 100 हो गया, उसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू उसके बाद क्या हो गया? क्योंकि ब्रैकेट ओपन होंगे, सेम चीज यहां पर हो जाएगी 100। भाई जो हम डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस होगा। तो अगर 104 लिखा है और 100 लिखा है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 26 और 25। सेम ऐसे ही जब हम लास्ट की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी निकलेगी? 11 और 10 निकली ये वैल्यू। अब टोटल कर दीजिए, इसका डिवाइड करके इसका टोटल बताइए जल्दी से। पूरा तो सॉल्व कर दिया यार, अब तो वही बताना रह गया। अब क्या करना है? मान लो एक जीरो यहां से हटा दो, एक जीरो यहां से हटा दो, एक यहां से हटा दो, एक ये हटा दो, काटते जाओ जल्दी जल्दी। 50 इधर है, 25 इधर है, डिवाइड करिए। 5 से यहां से डिवाइड हुआ, 10 हुआ। बस क्या करना है? काटते जाओ जल्दी जल्दी, 2 से डिवाइड कर दो, टोटल यहां बनकर कितना आ जाएगा आपका? किस किस का ये आंसर आया? 6006। सिर्फ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाया है और हमारा आंसर आ गया है। हमने कुछ भी अलग नहीं किया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? सिंपलेस्ट प्रिंसिपल दिया है, 3 सालों के इंटरेस्ट दिए गए हैं
और आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा उनको डिवाइड करना है, आंसर निकल के आ जाएगा 6006। समझ में आ गया तो थम्स अप करो जरा इस क्वेश्चन के लिए। फिर हम आगे बढ़े, आ गया समझ में? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है कि 8,60,000, एक आदमी है जो 8,60,000 रुपए की राशि रखता है, जिसमें कि 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों के बीच बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे की तुलना में 4 गुना राशि प्राप्त होती है और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना राशि यानी शेयर डिविडेंड हो गया, तो प्रत्येक पुत्री को कितनी राशि मिलेगी? ये वाला क्वेश्चन किस किस ने अटेम्प्ट किया था? ये वाला क्वेश्चन किस किस ने अटेम्प्ट किया था, जरा बताना तो। कितनी की राशि है यहाँ पे? इन्होंने बोला भाई हमारे पास 8,60,000 रुपए हैं, ठीक है। इन्होंने जो शेयर बनाए हैं 5 बनाए हैं सन के लिए, फिर डॉटर के लिए बनाए हैं कितना 4x, नेफ्यू के लिए बनाए हैं 2। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, XYZ भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो 5 सन है, ठीक है, आपकी 4 डॉटर हो गई, 2 नेफ्यू हो गए। अब उनको शेयर कितना कितना दिया गया। जो पहला शेयर दिया गया उसमें कहा प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे की तुलना में 4 गुना ज्यादा राशि प्राप्त होती है, तो 4 गुना ज्यादा नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में लिखा पुत्र को उसके भतीजे से 5 गुना राशि मिलती है, और ये क्या है, 2 किसका रेशियो है, नेफ्यू का, तो यानी इसका हो गया 1। अब इसका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के, 16 के और 2 के। 2 के यानी कि 1000 पे मान लो, या एक नॉर्मल आप रकम मान सकते हो, तो ये निकल के आ गई 43, ठीक है। अब 43 से आपने इस 8,60,000 को डिवाइड करना है। 8,60,000 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 43 से, तो कितनी राशि आएगी आपकी, 2 लाख आएगी कि 20,000 आएगी? डिवाइड करके बताइए जरा। हमने सिर्फ उनके शेयर को जोड़ा है, 20,000 आया। अब जो 20,000 आया उसमें इन्होंने कहा पुत्रियों का रेशियो कितना है, 16,000, तो 20 को कर दो आप 16 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 32,000, ठीक है। अब आया 32,000, तो इन्होंने कहा कि हर एक लड़की को कितना मिल रहा है। लड़की कितनी है, 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 80,000। ऐसे ही करना है, जो शेयर हैं 8,60,000 उनके शेयर निकाल लीजिए, मतलब उनका हिस्सा देख लीजिए, या रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के बाद देखिए लड़कियों का कितना जा रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा है। उन्होंने प्रत्येक डॉटर के लिए बोला है, तो डॉटर 4 के हिसाब से है, तो 4 को सीधा सीधा क्या करना है, डिवाइड करना है। ये जो 3,20,000 है डिवाइड करेंगे 80,000, 8 को 32, सीधा सीधा। अभी ये वाले क्वेश्चन अपने को समझ में नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि अपन करना नहीं चाहते हैं मैथमेटिकल, हम लोग मैथमेटिकल पढ़ना ही नहीं चाहते। इन्होंने कहा इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम इक्वल टू करेंगे तो 1 आएगा, बट हम लोग करना नहीं चाहते ना, फिर एग्जाम टाइम पे हम लोग कहते हैं कि मैम क्या करें, अब ये रटाना थोड़ी ना है। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? अगर आप यहां पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 0.011 का स्क्वायर है, सेम चीज यानी दोबारा 0.011 कर लो, ठीक है ना। सेम चीज नीचे करनी है, 1.1 इंटू 1.1 कर लो, इंटू 0.01 इंटू 0.01, डिवाइड करेंगे तो यहां पर सही आंसर होगा 1, यानी कि ये
यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर डिवाइड करके देखो, सिंपल तरीका मैंने बताया है। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर है तो उसको डबल वैल्यू कर लो कैलकुलेट, और क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कैलकुलेटर से करके देखो, समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिकल इस बार, और हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन करते ही नहीं हैं क्योंकि हमें डर लगता है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं आप कौन कर पाता है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कल करने के लिए दिया था आप लोगों को, हालांकि, है ना। अगर किसी कोड में लिखा जाता है फ्रैक्शन को ऐसे, सिस्टम को ऐसे, तो कोडिंग में, उस कोडिंग में मटेरियल को कैसे लिखा जाएगा। मैथमेटिकल 3 से 4 क्वेश्चन तो अभी अभी आप लोग देख चुके हैं। जल्दी से वीडियो को एक लाइक करो जिसको समझ में आ रहा है कि यार कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाया जा रहा है। जिसको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो जरा अपने अपने हैंड अप्स करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ETAMLAIR। भाई स्पीड बढ़ा लो, क्वेश्चन को समझ लो वरना फंस जाओगे। बाद में मुझे मत कहना कि मैम क्या करें, कोई तुक्का बता दो। इस क्वेश्चन का जो आंसर बताएगा मैं मान जाऊंगी उसको आज। हम पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या चीज एक्स्ट्रा आती है। यस साबिया, ये न्यू पेपर है आपका 28 फरवरी का। 51, 153, 76.5, 229.5, 114.75, 344.25। इंपॉर्टेंट लग रहा है पोखर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है भाई, सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका भारती, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इसमें, सीरीज क्या चल रही है, सीरीज क्या चल रही है इस क्वेश्चन पेपर में। सीरीज पता है, नहीं पता है, हम तुक्का लगा रहे हैं कि सही कर रहे हैं मालूम नहीं। 51 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 153 आएगा। अगर आप 153 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 76.5। ठीक है, 76 क्या पॉइंट इन्होंने लगाया हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, 76.5 इंटू 3, पॉइंट को भूल जाइए, मेन वैल्यू पे ध्यान रखिए। 229.5, 229.5 फिर से मल्टीप्लाई बाई 5, कितना हो गया 114.75। अब 114.75 इंटू क्या करेंगे 3, कितना हुआ 344.25। अब अगर आप 34425 इंटू कर दीजिए 5, अच्छा सोनू नाम है, चलो। ये शालिनी 28 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है 2023, 28 फैब 2023 लेटेस्ट पेपर एग्जाम का जो फरवरी में हुआ है, यानी कि लास्ट मंथ, यानी अभी आज अगर हम बात करें 30 मार्च है और पिछले महीने का पेपर जो मैं सॉल्व करवा रही हूं आपको। अब इसका आंसर बेटा क्या होगा, 34425 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए बेटा। नमस्वी हेलो बेटा, जल्दी से आंसर पूरा निकाल दिया यार मैंने, सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह गया आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह गया सिर्फ।
कितना हो जाएगा 172.125। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन यहां पे समझ में आया? फिर देखो अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन दिया है और इन्होंने कहा है क्या, यहां पर आपका फैलेसी का क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा कि एलिफेंट लिव इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन, सो वी प्रोबेबली वुड नॉट सी एनी एट द शिकागो जू। कौन सी फैलेसी है? हाथी उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं क्योंकि वहां वनस्पति की प्रचुरता है। संभवतः इसलिए हम शिकागो चिड़ियाघर में कोई भी हाथी नहीं देख पाएंगे। क्या लगता है यहाँ कौन सी फैलेसी है? क्या लगता है कौन सी फैलेसी है? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। क्यों फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर जू की बात करें तो जू में भी आपको काफी अच्छे क्लाइमेट मिलता है, क्योंकि वहां पर भी एक जू जो होता है जंगल पे ही बनाया जाता है, तो वहां का भी क्लाइमेट अच्छा होता है। तो अगर इन्होंने कहा कि भाई इस वजह से आपको शिकागो जू में एलिफेंट नहीं मिले हैं, तो ये रॉन्ग है और ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है। पूनम गौतम, हेलो बेटा। ठीक है, आ रही है बात सबको समझ में? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट यानी कि ये तो सडन बात है कि अगर शिकागो जू में जो है, ये समझ में नहीं आया। देखो, अब जू में एलिफेंट का ना होना किसी भी रीजन से हो सकता है कि एलिफेंट नहीं है, ठीक है, सडन बात है। एक्सीडेंटली हम कह सकते हैं कि नहीं है, एलिफेंट नहीं है, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं और शिकागो जू में ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि उनको पेड़ पौधे चाहिए, तो वो तो जू में भी हैं। तो जो हमने रीजन दिया है वो रीजन नहीं है, ये एक फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है कि हो सकता है किसी अदर रीजन से हो, लेकिन हमने कोई एक रीजन यानी उपलक्षण तर्क दोष दे दिया। बिल्कुल फैलेसी की भी एक क्लास लूंगी। शालिनी, मेरे को 13 मार्च का बेटा क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो, क्योंकि मेरे पास है नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से। देखिए यहां से 3 क्वेश्चन अभी अभी दिखाई देंगे आपको। पहले क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कैसे क्वेश्चन आते थे और आज कैसे हैं। Which of the following statement is logically equivalent to the statement no frogs are mammals? कोई भी मेंढक स्तनपायी नहीं है के समतुल्य इसमें से कौन सा है? क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या चीज होती है कि जब हमें कोई प्रॉपर उस चीज के बारे में एविडेंस ना मिले और हम फिर भी नतीजे तक पहुंच जाए। ठीक है, जब हमारे पास उसका रीजन नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि हाँ वो चीज ठीक है, ठीक है ना, हम जो वहां पर बात कर रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस करते हैं, जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। जल्दबाजी करी और हमारे पास प्रूफ नहीं है और उसको हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ ये है, जबकि हमारे पास कोई एविडेंट नहीं है। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर हमने क्या बताया था? नो फ्रॉग्स आर मैमल। अगर ये नो फ्रॉग्स आर मैमल यानी हमारा ई अगर सही है तो ई के समतुल्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, नो मैमल्स आर फ्रॉग्स। नो फ्रॉग्स आर मैमल्स। जब मैमल फ्रॉग नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, तो अगर हम कहेंगे नो मैमल्स आर फ्रॉग या नो फ्रॉग्स आर मैमल, सेम ही होगा। इसे वेन डायग्राम से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1,
सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजिशन और अभी भी इन्होंने मेंढक पकड़ा हुआ है। Some frogs are not mammal is given as false. Which of the following proposition can be immediately inferred to be false? कुछ मेंढक स्तनपायी नहीं होते हैं, असत्य अगर बताया गया है तो कौन सी प्रतिगिप्ति को तत्कालिक रूप में असत्य होने के रूप में अनुमानित किया जा सकता है? सेम क्वेश्चन है लेकिन तरीका देखिए बदल दिया यहां पे। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जल्दी बताइए भाई। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन तो इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी मैं, यानी कि कल के वीडियो में। और कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आपकी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की जाएं। जो भी चाहते हैं कि थ्योरी क्लासेस, कमेंट में यस जरूर टाइप करें, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर भी मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ऑलरेडी लिंक मेंशन है। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, आराम से कूल होकर के क्वेश्चन को समझते हुए आंसर करेंगे। जल्दी ही अपडेट करूंगी मैं क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोचो इस क्वेश्चन को। हिंदी में कहो तो हिंदी में दिखा दूं, हिंदी में दिखाई दिया है। इसको सर्च करो और मुझे कल बताएंगे आप लोग कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। एक और आपको क्वेश्चन दे रही हूं, इसके अलावा इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको कल बताना है। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूं, ये भी मैं आपसे कल पूछूंगी। टेक अ स्क्रीनशॉट। हिंदी में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब अपना जाना होगा, लेकिन आपने फीडबैक जरूर देना है। आपने बताना है कि भाई आपको क्लास कैसी लगी और आप क्या देखना चाह रहे हो क्लासेस में। अभी तो ये लेटेस्ट है, मेरे ख्याल से कहीं कुछ भी नहीं कोई करवा रहा है पेपर 1। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखिए, वॉच करिए, शेयर करिए, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो। तो कल हम इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताएंगे। तब तक आराम करो। टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।